हम आज विषय लेते हैं बहस, जिसे हम सामान्यतः आर्गूमेंट बोलते हैं। विधि विद्यार्थी अधिवक्ता के रूप में तैयार होने के लिए मूट कोर्ट में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं में जाकर के भाग लेते हैं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सानिध्य में वह सीखते हैं कि न्यायालय के समक्ष विभिन्न प्रक्रम कौन कौन से हैं किसी विवाद के संदर्भ में, और उनसे अवगत होकर वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक कुशल अधिवक्ता बनते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जानबूझकर बहुत सोच विचार करके यह प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में रखा है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि एक अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने मामले में किस प्रकार से बहस करता है, यह सीखना बहुत अधिक कुशलता के साथ निर्भर करता है कि आप कितनी क्यूरियोसिटी के साथ में इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कोई विषय, कोई मुकदमा, एक वाद आपके सामने है जिसमें आपने विभिन्न प्रक्रम पूर्ण कर लिए हैं और वह मामला समापन की ओर है, आपके द्वारा समस्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें। जब आप समस्त साक्ष्यों को प्रस्तुत कर चुके हैं, तब आप कॉन्क्लूड करते हुए उस मामले को न्यायालय के समक्ष बहुत मजबूती के साथ में प्रस्तुत करते हैं। आपका उद्देश्य यह होता है कि न्यायालय आपको सुने और जो साक्ष्य आपके द्वारा, चाहे वह लिखित हों, मौखिक हों या दस्तावेजी हों, न्यायालय के समक्ष आपने जिन साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है, संबंधित विषय में न्यायालय उन समस्त साक्ष्यों से परिचित हो सके और आप जिन महत्वपूर्ण बातों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह आप बहस के रूप में उन सभी तथ्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करें। आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह न्यायालय की जानकारी में आएँ। बहस लिखित भी हो सकती है, लिखित बहस का ज्ञापन भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और आप मौखिक बहस भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही अधिवक्ता गण को, अर्थात वादी की ओर से भी, प्रतिवादी की ओर से भी, या अभियोजन की ओर से भी और प्रतिरक्षा की ओर से भी, दोनों ही अधिवक्ताओं को यह अवसर प्राप्त होता है कि वह अपनी अपनी बातों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। यह लगभग अंतिम चरण की प्रक्रिया है और इस अंतिम चरण में आपको भरपूर प्रयास करना है कि न्यायालय महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में ले सके। यहाँ हमारा जो प्रयास होता है, एक अधिवक्ता का जो प्रयास होता है, वह यही होता है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके समस्त साक्ष्यों और महत्वपूर्ण तथ्यों को वह उजागर कर सकें। आपका कार्य उन रहस्यों से पर्दा हटाना है, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, उन सभी बातों को जो आप महत्वपूर्ण समझते हैं निष्कर्ष के रूप में और न्याय के उद्देश्य से, कि जो आप चाहते हैं कि न्यायालय निर्णय लिखते समय उन सभी तथ्यों को उद्घाटित करे, प्रकट करे, महत्व दे। ऐसे मामलों को आप अपने बहस के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि यदि आप अभियोजन की ओर से हैं तो आप जो भी धारा है जिसमें आरोप विरचित किया गया है, उसके समस्त आवश्यक तत्वों को आप प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से साबित कर सकें। यहाँ हमारा मकसद उन सभी तथ्यों को साबित करना है जो तथ्य न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों द्वारा, दस्तावेजों के द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसी प्रकार से यदि मामला सिविल प्रकृति का है और आपने वाद पत्र वहाँ प्रस्तुत किया है, तो उस वाद पत्र के आधार पर, प्रतिवाद पत्र के आधार पर जो विवादक बिंदु बने हैं, उन समस्त विवादक बिंदुओं के संबंध में जो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, उन साक्ष्यों को आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराएं जिनके आधार पर आप निर्णय चाहते हैं।
आप चाहे वादी के रूप में हों अथवा प्रतिवादी के रूप में हों। यहाँ प्रयास यह करें, यदि आप वादी के रूप में हैं तो प्रतिवादी को जिन तथ्यों से लाभ मिल सकता है उन तथ्यों की आप यहाँ पर क्रॉस करें, उनका आप यहाँ उसकी काट करें और अपने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर जोर दे करके आप न्यायालय का ध्यान आकर्षित करें। और इसी प्रकार से यदि आप बचाव पक्ष की ओर से हैं या आप प्रतिवादी हैं तो ऐसे अधिवक्ता को इन तथ्यों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि जिन तथ्यों से बचाव मिल रहा है, हमें प्रतिरक्षा प्राप्त हो रही है, उन सारे तथ्यों को, और जो तथ्य वादी के अहितकर हैं, जो वादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ प्रतिवादी के रूप में आपको उन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष अवश्य ही प्रकट करना चाहिए। जो निर्णय आप चाहते हैं न्यायालय से, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, उन समस्त तथ्यों का प्रकटन आपको बहस में अवश्य ही करना है। आपकी जो मांग है, जो आपकी डिमांड है, जो आपका रिलीफ है, वह जिन तथ्यों पर आधारित है, आप उन समस्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। आप जो चाहते हैं, आपने जो निष्कर्ष निकाल कर रखा हुआ है, जिस संदर्भ में आप न्यायालय से डिमांड करते हैं, जो आप न्यायालय से चाहते हैं कि न्यायालय उन तथ्यों पर आकर के आपके लाभकारी तरीके से निर्णय प्रदान करे, तो उन समस्त लाभदायक तथ्यों का प्रकटन आपके लिए अति आवश्यक है और आपकी वाणी ओजस्वपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ ध्यान आपको देना है कि विनम्रतापूर्वक आप जितने अधिक विनम्र होंगे, जितने अधिक प्रभावशाली तरीके से न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखेंगे, ध्यानपूर्वक शब्दों का चयन करते हुए आप अपनी बात को रखेंगे, तो न्यायालय उन सभी तथ्यों का संज्ञान लेता है। यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है कि आप बहस करते समय क्रम अनुसार प्रारंभिक तथ्यों से लेकर के और अंतिम तथ्य तक, और प्रथम साक्षी से लेकर के अंतिम साक्षी तक के समस्त संबंधित साक्ष्यों का अपनी बहस में उल्लेख अवश्य करें, तथा यह ध्यान रखें कि आप जो निर्णय न्यायालय से अपने पक्ष में चाहते हैं, वह जिन तथ्यों पर आधारित हो, वह तथ्य न्यायालय के समक्ष आपकी बहस में अवश्य आना चाहिए। आप यदि सजा दिलवाना चाहते हैं तो सजा से संबंधित प्रावधान और उस अभियोग से संबंधित आवश्यक तत्वों का किस तरीके से प्रकटन हुआ है, किस प्रकार से वह तथ्य साबित हुए हैं, उन समस्त साबित तथ्यों को क्रमानुसार आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। यह तथ्य जैसे ही आप न्यायालय के समक्ष रखते हैं, आपकी बहस वहाँ पूर्ण होती है और आपकी बहस तथा जो आपने तथ्य साक्ष्य या दस्तावेजों के द्वारा प्रकट किए हैं, न्यायालय उन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अपना निर्णय वहाँ पर प्रस्तुत करता है। आपको इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखना है, इन बातों का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि आपके जो तथ्य जिन्हें आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह किन्हीं न किन्हीं साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। अनर्गल और अटकल पच्चू तथ्यों से आपको हमेशा बचना चाहिए।